दक्कन न्यूज़ टुडे में आप सभी का स्वागत है। देखिए हमारी ख़ास खबर नांदेड़ से। महाराष्ट्र की सियासत पे महाराष्ट्र वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रवक्ता फारूक अहमद साहब, बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि सर ने आज डेट दी थी और उसी दिन नांदेड़ की आन बान शान कहने वाले अशोक राव जी चौहान साहब, जो कि यहाँ के बहुत ही बड़े और लोकप्रिय नेता रह चुके हैं, इनकी नांदेड़ महानगर पालिका में भी सत्ता, महाराष्ट्र के अंदर भी माजी मुख्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, नांदेड़ के पालक मंत्री, परिवहन मंत्री, ऐसे कई पदों पर उद्योग मंत्री अशोक राव चौहान रह चुके हैं। और आज वो पार्टी से भी राजीनामा दिए और अपनी आमदारकी से भी राजीनामा दिए। उस विषय के ऊपर भी, नांदेड़ के कई विषयों के ऊपर, और ख़ास करके आज लोग वंचित है, वंचित के मुद्दे पर वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रवक्ता फारूक अहमद साहब से हम बात करेंगे। फारूक अहमद सर, नांदेड़ की सियासत में ये जो हादसा हुआ, काफ़ी दिनों से एक फिल्म के जैसा आज आता हूँ कल आता हूँ, ऐसा साल दो साल से हम सुनते आए। शिंदे गढ़ बना, जो उद्धव ठाकरे साहब से हटके शिंदे साहब खुद मुख्यमंत्री बने। उसके बाद महाराष्ट्र एक ऐसा हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहाँ पे 2 डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है। पहला ही राज्य है ना महाराष्ट्र? नहीं, और भी दीगर स्टेट में हुए हैं। नहीं, अभी तो प्रेजेंट में तो पहला है ना सर। और यहाँ पे जो अजीत दादा पवार भी थे, इसी तरीके से चले गए। तो आज अशोक राव चौहान साहब जो गए, उस ताल्लुक से सर आप क्या कहेंगे? पहला अपना यही सवाल रहेगा आज। आपने कहा कि आज जो हादसा हुआ, ये हादसा नहीं है, ये सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत किए वाला अमल है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये कोई शिकार नहीं है। पिछले 1.5-2 सालों से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अशोक चौहान का बीजेपी में जाना कंफर्म है। ये खबर आकर 1.5 साल से ज़्यादा वक्त हुआ है। सिर्फ कुछ मांगें रहती है, कुछ डिमांड रहती है। वो पहले बीजेपी में जाने का डर बताकर प्रदेश अध्यक्ष की डिमांड कर रहे थे कांग्रेस से। 2014 में, 19 में वो प्रदेश अध्यक्ष थे, 19 में। और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने सिर्फ अपनी सीट के ऊपर ताकत लगाई थी और पूरे महाराष्ट्र को बीजेपी के लिए खुला छोड़ दिया था। बीजेपी में जाकर ही बीजेपी के लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं है। वो कांग्रेस में रहते हुए भी बीजेपी का काम कर रहे थे। असल बी टीम वो खुद थे। और कोई और बोले ना बोले, लेकिन मैं पिछले 15 सालों से ये बात नांदेड़ के आवाम को बोलता आया हूँ कि नांदेड़ की बीजेपी, नांदेड़ की शिवसेना चलाने का काम अशोक चौहान ही करते थे। इसलिए कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी चलाते थे। अब वो कोशिश करेंगे बीजेपी में रहते हुए कांग्रेस चलाए। लेकिन कांग्रेस अगर थोड़ी भी अक्लमंद है तो उन्होंने पहले तो अशोक चौहान के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको कांग्रेस से बाहर करना चाहिए और एक नए सिरे से नई संगठन खड़ी करनी चाहिए। लेकिन ये उनके पार्टी का आउटलुक है, इसमें मैं नहीं कहूँगा। लेकिन नांदेड़ की आवाम तो इंशाल्लाह बेदार हो चुकी है और जो एक गफलत की नींद में ढकेलने का काम या लोगों को गुमराह करने का काम, सेक्युलरिज्म का भेष पहनकर जो सच्चे सेक्युलर जहन से आवाम के हक़ में काम कर रहे थे, हमारे जैसे लोगों को बी टीम बोलने का काम अशोक चौहान करते थे। अब आवाम को पता चल गया है कि हकीकत में बी टीम कौन थी और हकीकत में ए टीम कौन थी। सच्चाई तो ज़िंदगी में एक ना एक दिन इंसान की सामने आती। क्या साधु संत का चोला पहन के काम करने वाले लोग भी आज यही काम कर रहे। और अगर मैं भी टोपी पहन के कुछ गलत करूँगा, आज नहीं कल आपको मालूम होगा। और आजकल सर हमको कर्म से कहना है कि हम क्या है, धर्म से नहीं कहना है हमें क्या है। आज लोगों की टेंडेंसी बदल दी है। टेंडेंसी के साथ साथ आज फ़िरक़ा वाराना बात करते हैं, लोगों के साथ बदतमीज़ी का मामला धर्म के नाम पे किया जाता है। अब महाराष्ट्र के अंदर ऐसी सियासत लाके ये लोग क्या करना चाहेंगे सर? नहीं, धर्म से भी कहने में और कर्म से भी कहने में हमारा संविधान हमको पूरी आज़ादी देता है। आप अपने धर्म के हिसाब से पूरा अनुकरण करो, लेकिन आप दूसरों के धर्म में अगर रुकावट डालने के लिए धर्म लाते हो
तो वो अपने संविधान को मंजूर नहीं है। लेकिन सुनिए ना, लेकिन आज जो तरीके से फ़िरका परस्त ताकत है अपने धर्म का अपना अनुकरण करने की बजाय वो मुसलमानों के ऊपर तुमको ये पढ़ना होगा, ये बोलना होगा, ये खाना होगा, ये नहीं खाना होगा, ये पाबंदियां नहीं लगा सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अभी जो वक्त है वो दंडेलशाही का वक्त है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली वो पॉलिसी कर रहे हैं। लेकिन संविधान में लाठी वाले के हाथ में भैंस नहीं है, जिसकी हकीकत में भैंस है वो उसी का मालिक रहेगा। ये संविधान के वैल्यूज़ को कुचलने का काम हुआ है। संविधान हो गया या किसी भी धर्म के कोई भी गुरु हो या कोई भी किताब हो, इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम अपने धर्म को अच्छा बोल के किसी के धर्म को बोलना। और सर अभी कैसा हो गया सर, धर्म और पॉलिटिक्स, सियासत और धर्म एक होने की वजह से आज आम आदमी को, मिडिल क्लास लोगों को, नौकरी करने वाले लोगों को, मुझे लगता है कि सवाल मैं पूछूं, जवाब आप दीजिए। बेहतर होगा कि मैं आपका इंटरव्यू नहीं सर, क्योंकि आपके पास में इतना नॉलेज का खजाना है। नहीं सर, नांदेड़ की एक बहुत नॉलेजेबल शख्सियत है आप। तो मुझे लगता है कि उल्टा करते हैं, सवाल मैं पूछता हूँ, जवाब आप दीजिए, मैं आपको वो ज़्यादा मुनासिब हो जाएगा। अच्छा सर जी, खास करके अभी अशोक चौहान के जो जितने भी प्यादे थे, जितने भी मुरीद थे, जो अब काफ़ी लोग हैं, मैं अपने मुंह से अगर शब्द बोलूं तो लोगों को बुरा लग जाता। कई लोगों ने तो बाप से बढ़ के दर्जा दिए थे। तो अब ये लोगों का कैसा? देखो, आवाम अब ये बात जान लेगी कि ये लोग आवाम के नुमाइंदे नहीं थे। इनको आवाम से कोई लेना देना नहीं था। इनका ताल्लुक़ पैसा कमाने की मशीनरी, एक धंधा है अशोक चौहान। अशोक चौहान एक उद्योग केंद्र है और उस उद्योग केंद्र के अंदर आकर ये लोगों ने अपने अपने उद्योग चलाए हैं। अगर वो अवामी नुमाइंदे जितने भी हैं, वो आज अशोक चौहान ने रिज़ाइन करने के बाद वो लोगों ने सामने आके कहना चाहिए था कि साहब कहाँ पे भी जाओ, हम नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग तो सामने आते हुए नज़र नहीं आए। लेकिन मेरे नांदेड़ के ज़िले के जितने भी ईमानदार अवामी कायद हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे मेरी अपील है, ये बहुत नाजुक वक्त है। अशोक चौहान के जैसे पेड़ को उन्होंने उखाड़ दिया तो कल को तुम किस खेत की मूली हो? तुमने भी परसेंटेज खाकर ये करके किया है, कल को तुम्हारा भी नंबर आएगा। उससे पहले आप उनको छोड़ दो, आप वो काम छोड़ दो। तौबा को बहुत बड़ा अहमियत है अपने पास में कि जितनी जल्दी तौबा कर लो आपको अल्लाह माफ़ कर देता है, और तौबा कर लोगे तो अल्लाह की मदद भी आएगी, आप अपने आप को बचाओगे। अशोक चौहान बचाने नहीं आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह आप तौबा कर लोगे तो अल्लाह बचाएगा। सर वंचित बहुजन अघाड़ी में अगर कोई आना चाहता हो तो आप वो लोगों का स्वागत करके, वेलकम करके उनको टिकट देंगे आने वाली महानगर पालिका? मुझे लगता है कि अशोक चौहान का जो भी फैसला 15 तारीख को आएगा, अगर वो भाजपा में जाते हैं तो जितने लोग आवाम के लिए ईमानदार हैं, जितने लोग ईमानदारी से अवामी सियासत करने के लिए आए हैं, वो लोग उसी दिन रिज़ाइन करेंगे। और वो लोग जो रिज़ाइन करेंगे, जो भाजपा में अशोक चौहान का साथ छोड़ देंगे, उन लोगों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। उल्टा उन लोगों की अब ज़रूरत है कि वो लोग आएँ और एक अच्छी राजनीति के लिए वो इस ताकत से ताकत जोड़े, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी कोई फ़िरका परस्त पार्टी नहीं है, एक मज़हब की पार्टी नहीं है, एक धर्म की पार्टी नहीं है, एक जाति की पार्टी नहीं है। वंचित बहुजन आघाड़ी के अंदर सभी धर्म जाति के लोग होने से मुझे लगता है कि उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन जो लोग अशोक चौहान के बीजेपी में जाने के बाद भी ये नारा दे रहे हैं कि साहब जहां हम वहां, तो इंशाल्लाह आवाम उनको पीठ बताएगी, आवाम को उनकी हकीकत कलाई खुल जाएगी और आवाम बाज आएगी और आवाम उनको इंशाल्लाह बाद में साथ नहीं सर, अब जो लोग फिरका वारानी और जो लोगों के साथ कम्युनल राइट्स करने वाली पार्टी है, उसको तो मिडिल क्लास और वंचित बहुजन आघाड़ी के नहीं, वंचित लोग वोट नहीं डालेंगे, मिडिल क्लास वाले वोट नहीं डालेंगे। तो ये जो नगर सेवक है, इनका क्या होगा? साहब जहां हम वहां वालों का नहीं, अगर वो साहब को छोड़ के आएंगे तो आज मैं बताऊं, नांदेड़ के अंदर 1,70,000 वोट लोकसभा में अपने दमखम पर अशोक चौहान ने गुमराह करने के, बी टीम बोलने के बावजूद 1,70,000 लोकसभा में और 2 लाख से ज़्यादा वोट विधानसभा में नांदेड़ ज़िले में वंचित बहुजन आघाड़ी हासिल कर चुकी है। हमने अपने बलबूते पर ये ताकत बताई है। अब अगर ये गुमराह नहीं होते हुए ये लोग अशोक चौहान का साथ छोड़कर अगर वंचित के साथ आएंगे तो इंशाल्लाह, क्योंकि अब आवाम को भी एक वंचित बहुजन आघाड़ी का एक बेस्ट विकल्प है,
है, प्रकाश अंबेडकर साहब के जैसी एक बुलंद क़यादत है। और इंशाल्लाह वही एक क़यादत है जो पिछले 3 सालों से हम देख रहे हैं कि मुसलमानों पे जब भी हमले होते हैं कोई पार्टी बोलती नहीं है, प्रकाश अंबेडकर साहब ताकत से बोलते हैं। और वो अकेली क़यादत है जिसको बीजेपी गिरफ्त में नहीं ले सकती है। वो अकेली ताकत है इस देश के अंदर जो भाजपा को, मोहन भागवत को या सोनिया गांधी को बिना डरे अपनी बात रखते हैं, अपना काम करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सभी पसमानदा तबक़ात एक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हमको अल्लाह ताला इक़्तिदार में लेकर आएगा। सर 10 साल में तो मुझे लगता कि बीजेपी ने बहुत अच्छा टैक्स जमा करके अपना रेवेन्यू बढ़ाया है और उसी के दम पे आज ये सरकार चलाती है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि सर अभी जो लोग जा रहे हैं, कुछ लोग तो पैसा कमाने के लिए जाते, पर अभी मुझे ऐसा लगता कि जो ईडी का डर है, हाँ, तो वो कैसा है सर, महाराष्ट्र में बोलो या हिंदुस्तान? देखो, चोर और डाकू या गुनहगार, ये पुलिस किसी की भी काम से रास्ते से जाती है तो उसको देख के डरता है। आपने चोरियां की है इसलिए ईडी से डर रहे हैं, आपने गलतियां की है, करप्शन किया है बोल के सीबीआई को डर रहे हैं। कल 450 इनकम टैक्स की रेड अपने इंडिया में हुई है। ये 450 के 450 पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं थे, इसमें बिजनेसमैन भी थे और इसमें ज़्यादातर बिजनेसमैन वो थे जो भाजपा को भी मदद किए। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो ईमानदारी से रहेंगे वो भाजपा को बिना डरे काम करेंगे, लेकिन जिनके पास में करप्शन है वो लोगों को तो मजबूरन फिर भाजपा को और ईडी को डरना ही पड़ेगा। नहीं सर, मेरा बोलने का मतलब ये है कि मैं नहीं बोल सकता, लोग बोलते कि ईडी एक हथियार है हिंदुस्तान में, इंडिया में सरकार चलाने। ईडी सीबीआई हथियार कल भी थी, आपने क्यों इस्तेमाल नहीं की? गुजरात के अंदर बेकसूर मुसलमानों के कत्ले आम के ज़िंदा सबूत थे। इनकी हुकूमत 2004 में आ गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई को खुद सौंपी थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के बाहर बॉम्बे में जहां कांग्रेस की हुकूमत थी, बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट ने पूरा केस चलाने का हुक्म दे दिया था। स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हुआ था महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस की सरकार, सेंटर में कांग्रेस की सरकार, इन्होंने सीबीआई का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जेल में क्यों नहीं डाला? हथियार तो इनके लिए भी था, लेकिन ये बुज़दिल है, ये नहीं डालेंगे। लेकिन बीजेपी वो हथियार का इस्तेमाल कर रही है, इन्होंने नहीं किया। इन्होंने किया किस पर किया? कमज़ोरों पर किया, मोदी पे नहीं किया। वरना तभी अगर मोदी को जेलों में डाल दिया होता तो आज इनकी बदहाली नहीं होती। सर कमज़ोर बोलो, कमज़ोर बोलो या फिर ताकतवर बोलो, कुछ भी बोलो, पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, इन्होंने आते ही सर लाठी अपने हाथ में ले ली। देखो, मैंने कहा ना कि लाठी से कौन डर रहा? जो चोर है वो डर रहा, जो करप्ट है वो डर रहा, जिसके घोटाले वो डर रहा। हम क्यों नहीं डरते? है क्या मजाल सरकारों के हमारे दामन पे हाथ डालने का? अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब भी 2 बार एमपी रहे, राज्यसभा पे रहे, उन्होंने भी हुकूमतों में रहे, उनके भी आमदार रहे, उनके मंत्री रहे। तो कभी आपने सुना कि कोई ईडी की इंक्वायरी हुई, कोई आईटी की रेड हुई? आपका किरदार ईमानदाराना रहेगा तो किसी ईडी बीडी सीडी को डरने की ज़रूरत नहीं है। इनके किरदार ख़राब नहीं, इन्होंने आवाम की खिदमत के नाम पर पैसा कमाया, पैसा खाया, इसलिए इनको ईडी का डर है। सर अभी हमारे पास लोगों को, मैं जहाँ तक समझता हूँ सर, रिजर्वेशन की नहीं, पहले एजुकेशन की ज़रूरत है। आज वंचित लोग काफ़ी परेशान है सर। गरीब दिन पे दिन गरीब होते जा रहा, अमीर दिन पे दिन अमीर होते जा रहा। वंचित बहुजन आघाड़ी की 2024 लोकसभा में क्या पॉलिसी रहेंगी सर? और वंचितों के लिए ख़ासकर, वंचित मुस्लिम हो, वंचित दलित हो या वंचित कोई भी हो, वंचितों के लिए आपकी क्या पॉलिसी रहेंगी सर? देखो, आपने कहा कि रिजर्वेशन से पहले एजुकेशन की ज़रूरत है। महाराष्ट्र के 23,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला फडणवीस की सरकार ने किया है। ये फैसला पहले उद्धव ठाकरे की सरकार ने 16,000 या 18,000 स्कूल बंद करने का लिया था, उसको बढ़ाकर अब फडणवीस ने 23,000 स्कूलें बंद करने का फैसला लिया है। एक तरफ ये सरकारें सरकारी स्कूलों को बंद कर रही हैं, दूसरी तरफ प्राइवेट ट्यूशन के ऊपर कानून ला रहे हैं कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को ट्यूशन नहीं ले सकते। इसका
मतलब सीधा सीधा है कि आप सरकारी स्कूलों में हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं और स्कूलें बंद कर देंगे। खानगी में आप डालोगे, ट्यूशन लगा के बच्चों को पढ़ाओगे तो हम ट्यूशन भी बंद कर देंगे। हम खुद चाहते हैं कि ट्यूशन का कल्चर बंद होना चाहिए, लेकिन कब? जब स्कूलों के अंदर मियारी तालीम मिलती हो, जब स्कूल में अच्छी तालीम मिलती हो। तो कोई पेरेंट के पास पैसा ज़्यादा हो गया क्या ट्यूशन लगाने के लिए? स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता इसलिए लगा रहे हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी का क्लियर कट कहना है, मेरा एक अपील है नांदेड़ वालों को और पूरे महाराष्ट्र के लोगों को, सियासी पार्टियों का इत्तेहाद नहीं होगा, आवाम को इत्तेहाद करना पड़ेगा। लड़ने वाले, स्टडी करके अपने मुद्दों को बेबाकी से रखने वाले बेलौस और बेखौफ लोगों को आपको चुनकर असेंबली पार्लियामेंट में भेजना होगा। आप किसी भी धर्म जाति के हो, ईमानदार कार्यकर्ताओं को राजनीति में लाकर खड़ा करने का दौर है। अगर आज आप पैसों के बल पर बहकर या किसी के मिसगाइड होकर अगर गलत लोगों को चुन लोगे तो आने वाले वक्त में आपकी बात करने वाला भी कोई असेंबली पार्लियामेंट में नहीं होगा। सर, 2024 लोकसभा महागठबंधन में वंचित बहुजन आघाड़ी है। देखिए, अभी तो महाविकास आघाड़ी के डायलॉग में हम शामिल हुए हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए 39 नुक्तों का प्रपोजल अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब, आदरणीय रेखाती ठाकुर और वंचित बहुजन आघाड़ी के राज्य कमेटी ने बनाकर सौंपा है। मुझे बताना है इस बहाने से कि उसमें 37वां पॉइंट 37वां नुक्ता हमने ये लिखा हुआ है कि SC/ST कमीशन के आधार पर माइनॉरिटी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, क्योंकि SC/ST कमीशन से कलेक्टर लेवल के सुपर क्लास 1 अधिकारी कांपते हैं, क्योंकि SC/ST कमीशन को संविधान का दर्जा है और वो संविधान का दर्जा मिलने से SC/ST कमीशन अगर नांदेड़ आ रहा है तो पूरा मैकेनिज्म हल जाता है, क्योंकि SC/ST कमीशन 1 सेकंड में लेटर निकालकर कलेक्टर को और एसपी को सस्पेंड करने का पावर उनको है। लेकिन माइनॉरिटी कमीशन को किसी को क्या चपरासी को निकालने का पावर नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि असली सांप नाग जिसको लोग डरते हैं वो संवैधानिक दर्जे वाला कमीशन होता है, और माइनॉरिटी कमीशन गारोडी का सांप है जिसमें जहर नहीं है, लोग गले में निकाल के सेल्फी लेते हैं उसकी। ये माइनॉरिटी कमीशन को कोई दर्जा नहीं है, संवैधानिक दर्जा मिले। और ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने शामिल किया है। मुसलमानों पे होने वाले हमलों से बचने के लिए एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट जो है उसमें मुसलमानों को शामिल करने की भी बात वंचित बहुजन आघाड़ी ने प्रपोज की है। अगर इन शर्तों के ऊपर कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी मौजूदा जो आ जाती होगी तो इंशाल्लाह फिर आगे सीट शेयरिंग है। सीट शेयरिंग में हमको हमारे हिस्से की सीटें मिल गई तो महाविकास आघाड़ी का पार्ट रहेंगे हम। सर, आपसे आखिरी सवाल, आपने बोले ये कमेटी और ये कमीशन है, ऐसे कई कमेटी और कई कमीशनों का गला घोटने वाली बीजेपी सरकार से पहले कांग्रेस सरकार थी। हाँ, वो तो है। देखो, सरकार किसकी भी हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन और SC/ST कमीशन 2 ही कमीशन है जिनको संवैधानिक दर्जा है। इतने आसान नहीं। हाँ, उसमें अपने लोग भी जा सकते हैं, ये लोग अपने लोग भी जाके अपने हक में फेवर में फैसले लेंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद संविधान और कानून काम करता है। अदालतों के फैसलों में हमने देखा, ठीक है, ये कोशिशें करेंगे। बिल्किस बानो के मुलजिमीन को छोड़ दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने उठाकर फिर जेल में डाल दिया है। ठीक है, अब वो पेरोल पे बाहर आए, फिर सुप्रीम कोर्ट उठाकर उनके ऊपर डालेगा। कानून है जब तक, तो हमको कानून की मदद से, कानून के दायरे में, संविधान के आधार पर की लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी और उसके लिए पूरे पसमानदा और मजलूमीन को एक होना पड़ेगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम पूरे पसमानदा तबकात को साथ लेंगे और आगे की लड़ाई लड़ेंगे।